नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पे आपके सामने चर्चा लेके आए हैं जो लोकशाही यानी कि डेमोक्रेसी की आपको दे सकती। विपक्ष, सत्ताधारी पक्ष और नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी कभी आने वाला ये मौका है। अक्सर जहां तक मेरा अनुभव रहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के पहले या कभी कभी आने के तुरंत बाद जो थ्रिल हम एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर किए बिना समझौता हो जाता है और जैसे गरजता हुआ बादल यकायक शांत हो जाता है। आज शायद वही मौका था, आज शायद वही अपेक्षाएं थी, आज शायद हम दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही व्यवस्था की एक मिसाल पेश करना चाहते थे कि ये व्यवस्था में अगर सरकार के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए तो उसमें भी एक तरह का रिस्क होती है, गरिमा होती है, वाणी विलास पे काबू दिखाई देता है और लोकशाही यानी भारत की लोकशाही जो लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल होना जरूरी नहीं है। ये व्यवस्थाओं में बटी हुई फेडरल सिस्टम है। आज का दिन था ये फेडरल सिस्टम की सर्वोच्च व्यवस्था यानी कि यही सिस्टम के सर्वोत्कृष्ट और आदर्श जो प्रणालियां हैं वो प्रणालिकाओं के बीच में जीते हुए आप कभी दिमाग पर का काबू खो सकते हैं मगर जबान पर का काबू नहीं खो सकते। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का लक्षण है। देखिए आगे क्या होता है। हिमांशु बाबू हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज अक्सर हम उनके बातों पे, उनके ज्ञान पे और उनके ओपिनियन पे, जो तटस्थ ओपिनियन होने वाला है, गौर करेंगे। एक तरह से देखें तो इस तरह का मामला
हर तीसरे दिन नहीं आता। कुछ एक तरह से देखे तो एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जबकि लोकसभा में सत्ताधारी पक्ष के सामने, सरकार के सामने ये प्रस्ताव लाया जाता है कि हमें आप में विश्वास नहीं। जो विश्वास देश ने आपको सौंपा था, जो विश्वास प्रणाली का और नियमों को मद्देनजर रखते हुए हमें आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस निभाना था, ये वो फ्लोर ऑफ द हाउस है जहां एक जमाना में दादा साहेब मावलंकर जैसे स्पीकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर एक एक से बढ़कर पार्लियामेंट्रियन थे, बिल्कुल लिविंग बॉम्बशेल जैसे महावीर त्यागी, फिरोज गांधी वगैरह ये गृह के सदस्य हुआ करते थे। यानी कि कई 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 कंपैरिजन आपको मिल सके, उसकी लाइनें दो उसमें दोहरी जा चुकी है। अमृतकाल है ये अपना। अमृतकाल का एक शायद ये भी प्रमाण होता है क्योंकि अमृत समुद्र मंथन से निकला था और समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को राक्षस उठा के भाग खड़े होने वाले थे। आज वो मौका था जो नसीबदार को ही देखने को मिलता है और अपनी लोकशाही व्यवस्था के बारे में समझने को और खबर से उसको सलाम करने के आशा हो। इस तरह की गरिमापूर्ण व्यवहार सिर्फ हम ही देखते हैं ऐसा नहीं, पूरी दुनिया देखती है क्योंकि आजकल तो टेलीकास्ट किया जाता है। कल से शुरू हुआ यह हादसा हिमांशु भाई शुरू करेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या मणिपुर की वजह से आई, क्या हरियाणा की वजह से आई, क्या किसी जवान ने मैन इन यूनिफॉर्म गोली चला के कुछ लोगों को मार दिया इसीलिए आई, क्या हमारी सुरक्षा में कोई चूक रही थी, जिसकी वजह से सत्ताधारी पक्ष को आज हम पूछेंगे कि ये सब क्यों हुआ। आपके कमीशंस और ओमिशंस और वो कमीशंस और ओमिशंस के चलते हुए
दुनिया की ये सबसे बड़ी लोकशाही, मानो कि क्रैश लैंडिंग की स्थिति में आ गई। तो शुरुआत की जाए हिमांशु भाई ये पूर्व भूमिका के साथ। हम चाहेंगे आपसे समझना, चाहेंगे आपसे सुनना, चाहेंगे आपसे कुछ आपके मत के मुताबिक कुछ अवलोकन आप निकालोगे। क्या होगा, बहुत आतुरता से हम आपके अभिप्राय की राह देख रहे हैं। बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से मैंने ये पूरी प्रक्रिया देखी है। मतलब जितने भी भाषण हुए, जो भी बातचीत हुई, सभी भाषण के ऊपर मैंने मतलब अपना वक्त निकाल के, जो भी अपना काम होता है उसके बीच वक्त निकाल के ये भाषण सब देखे हैं। तो मैंने राहुल गांधी की स्पीच देखी है, उसके रिटॉर्ट में जो स्मृति ईरानी ने जो कहा वो भी सुना है। फिर कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, मतलब राहुल गांधी ने 31 मिनट का जो अपना भाषण था, उसके सामने प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे और 15 मिनट का भाषण। तो ये सब मैंने सब कुछ अपने फोन साइलेंट करके, बंद करके, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, उस तरीके से भाषण मैंने सुने हैं। मैं एक एनालॉजी इसके साथ देना चाहूंगा। 2008 में एक बहुत ही अच्छी हॉलीवुड में फिल्म आई थी, द अदर मैन। वो एक बेसिकली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर एक फिल्म थी, जिसमें एंटोनिया बंडेरास है और लियाम नीसन है। लियाम नीसन हीरो के रोल में है, उसकी जो वाइफ होती है लॉरा लिनी, उसके साथ एंटोनियो बंडेरास का अफेयर चलता है। फिर लियाम नीसन को पता चल जाता है और वो एक चेस की बोर्ड की गेम के ऊपर पूरी उसकी डायलॉग बाजी चलती है दोनों की, जब उसे पता चलता है उसकी पत्नी की मौत होती है उसके बाद। और उसमें एंटोनियो बंडेरास एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है कि ट्रस्ट मी, आई एम गुड एट फेकिंग द थिंग्स। मतलब जो नहीं होता वो दिखाने में मैं बहुत बड़ा माहिर हूं। और इसीलिए वो उसकी जो मृत पत्नी होती है वो क्यों उसके प्यार में पड़ी, वो ये बताता है कि जो नहीं था शायद वो मैं सब दिखा रहा था। उनके पास अच्छी लाइफ थी, आपके पास, मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने उसको एक इसलिए वो शायद मेरे प्यार में पड़ी हुई, प्लेफुल था, जो भी था। तो वो कहने का मतलब ये है कि आई एम मास्टर एट फेकिंग द थिंग्स, उस तरीके से उनकी एक बात थी। और चेस के बोर्ड के मुंह पे वो चेक एंड मेट करता है, तो उसको पता होता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा मूव रहेगा। तो कल का जिस तरीके से जो पूरा जो प्रोसेस मैंने देखा, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन 2024 के जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, मुझे लगता है जैसे कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में भी आप मोशन लाए थे और मुझे पता था कि आप 2023 में भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और 2028 में भी आप लाएंगे। तो क्या ये एक सोची समझी पूरी एक डिजाइन की गई सिस्टम है? क्योंकि मैं क्लियरली जिस तरीके से ऑब्जर्व करता हूं, हालांकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, पॉलिटिक्स पे नजर इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि बिजनेस के साथ उसका लिंकेज बहुत बड़ा रहता है, पॉलिसीज वगैरह, तो गवर्नेंस का। तो इसकी वजह से मैं ये देख रहा हूं कि क्या ये परिस्थितियां इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनको एक चीज की उन्होंने शायद एक जिसको बोले कि एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है कि किसी भी क्राइसिस को ट्रिगर करे। जैसे वो कैरम के स्ट्राइकर बोर्ड में आप जैसे स्ट्राइकर को लगाते हैं और फिर सभी मतलब जो पॉन्स है वो इधर उधर हो जाते हैं, कुछ पॉकेट में चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप क्वीन को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये स्ट्राइकर उस तरीके से डालते हैं कि एक क्राइसिस ट्रिगर होती है। क्राइसिस ट्रिगर होने के बाद उस क्राइसिस को कंट्रोल कैसे करना है ये भी उनको पता है, लेकिन वो क्राइसिस को जमने देते हैं ताकि उनके खिलाफ जो भी मतलब बातें आए, जो भी आए, तो वो एक विक्टिम कार्ड के तौर पे भी उसको प्ले किया जाता है। और उसके बाद उस क्राइसिस को उनको पता है कंट्रोल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट है। देखिए गवर्नमेंट बहुत पावरफुल चीज है। गवर्नमेंट अगर मैं कुछ बोल रहा हूं पसंद नहीं आया तो रात को मेरे यहाँ पे 2 पुलिस वाले भेजेगी, बोलेगी आ जाइए आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे घर पे भी कब्जा कर सकते। गवर्नमेंट इज ऑलवेज पावरफुल इन एनी पॉलिटिकल सेटअप। द पीपल हु आर इन पावर दे आर ऑलवेज पावरफुल। इधर भी मैं एक सरकार का एक डायलॉग है
मनी सेठ का जो बोलते हैं कि सरकार बोलते थे कि जो पावर में होता है उसका रॉन्ग भी राइट होता है। तो उनको पता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी चीजें, जिस तरीके से ट्रिगर हुई है क्राइसिस, उनको पता है किस डिजाइन से वो ट्रिगर किया गया है, कैसे किया गया है। इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की है, मणिपुर को लेके नू में जो कुछ भी है उसके बारे में हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो कंट्रोल हो जाएगा। और जब वो कंट्रोल हो जा जब उसको कंट्रोल करना है तब वो कंट्रोल करेंगे। उसमें से वो लोग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स भी स्कोर करेंगे, उसमें से इकोनॉमिक पॉइंट्स भी डेवलप, मतलब बात करेंगे ठीक है तबाह हो गया बर्बाद हो गया, अब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं। जैसे गुजरात में एक जमाने में 2002 में अंग्रेजी अखबार आपको पता है, वहां पे न्यूज रूम में चर्चा हुई थी, एक एडिटर ने ये कहा था, जो लाइन में कोट करना चाहूंगा, हालांकि बिजनेस का न्यूज़पेपर था तो मैं बिल्कुल नाम के तौर पर उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लाइन बोली गई थी कि बहुत हुआ जहीरा जहीरा, लेट अस ग्रो फ्रॉम जहीरा टू हजीरा। एंड एग्जैक्टली ये हुआ। तो ये उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं, आप भी मतलब उस पक्ष में रह चुके तो आपको पता है कि किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप ऐसे मुद्दे ट्रिगर करते हैं, उसको आप कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, उसके ऊपर आपके सामने जो भी मतलब नेरेटिव आएगा वो नेगेटिवली तो नेगेटिवली आप मतलब वो न्यूज स्पेस या मीडिया स्पेस जो भी आप कहें डिजिटल जमाने में, वहां पे आप छाए हुए रहेंगे, आपकी ही बात होगी, आपके खिलाफ ही बात होगी, आप आई बॉल्स एंड ऑप्टिक्स बिल्टअप करते जाएंगे और बाद में आप आएंगे और कहेंगे कि बहुत हुई बर्बादी, अब करते हैं बात आबादी की, डेवलपमेंट करते हैं, तब जाके बहुत सारी कंपनियां आएंगी। इस मुद्दे पे हमने ऑलरेडी चर्चा की चुकी है कि मणिपुर में क्या है, जमीन के अंदर क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। तो मणिपुर एक मुद्दा नहीं था, नूह का भी मुद्दा था, पहलवानों का भी मुद्दा था, और ये क्राइसिस क्यों ट्रिगर होने दी जा रही है इस ऐसे वक्त पे जहां पे इलेक्शंस आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो नैरेटिव कहना है, आपको वो स्टेज चाहिए, आपको वो ऑप्टिक्स बिल्टअप करना है, कितने गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए, कितनी जान हमने बचाई, कितना लोगों को धन धन स्कीम का फायदा हुआ, कितने लोगों को ये हुआ। ये कल कल जो स्पीच दी गई उसमें कहा गया था कि आप सवाल नहीं करते हो। हर कोई सवाल करता है। देखिए, खाली पॉलिटिकल पक्ष सवाल नहीं कर रहा, सिविल सोसाइटी भी सवाल कर रही है, पर जो सवाल कर रहे हैं उसके सवालों का क्या जवाब दिया जा रहा है, उसके सवाल करने वाले को क्या शांत नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्टली यही चीज गुजरात में हमने देखी है। पॉलिटिकल पार्टी का जो मतलब जो ओपोजिशन था उसका खात्मा हो गया, उसके बाद जो कंट्रोल करना था वो सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी में जब आपके 6 करोड़ में से 1.25 करोड़ आपके कार्यकर्ता हो तो बिल्कुल आपकी मतलब 25% रेजिस्टिव फोर्स है जो बहुत कुछ कंट्रोल करेगी, और सिविल सोसाइटी आज कंट्रोल हो चुकी है। गुजरात में आपने देखा 2019 के इलेक्शंस के पहले, सॉरी 2022 के इलेक्शंस के पहले कितने सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं गांधीनगर में जंतर मंतर बनाए बैठे थे। क्या हुआ परिणाम? अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पैटर्न है, क्राइसिस को ट्रिगर करना, एक डिजाइंड तरीके से ट्रिगर करना, उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलने देना, उसके ऊपर कोई नेता कुछ नहीं बोलेगा, जितना कीचड़ उछालना है उछाल लीजिए, क्योंकि वो एक समय पे आपको विक्टिम कार्ड में प्ले करने के लिए काम आएगा। फिर आप उसको कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करने के बाद उसमें से आप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर कीजिए। तो पूरा का पूरा कल का जो लेक्चर था वो मुझे लगता है इस दिशा में था। और कल का जो भाषण था, मैं राहुल गांधी का, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल अरीना में यही बात होती है, लोग कहते हैं कि ठीक है राहुल गांधी इज नॉट अ कंपीटिटर या राहुल गांधी का उस लेवल नहीं है, बट राहुल गांधी की स्पीच अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उसके व्यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन द लोकसभा फ्लोर, क्योंकि वो लेंदी स्पीच थी, 2.25 घंटे की थी। तो ये दो स्पीच को अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज बहुत ही क्लियरली उसमें समझ आती है कि राहुल गांधी की स्पीच को करेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं है कि ये शब्द प्रयोग आप मत कीजिए, जो कि बीजेपी उसको एक तरीके से पॉलिटिकल हिट बैक करेगा और उस दिशा में जाएगा। जैसे उन्होंने कुछ बातें कही थी कि मैं उस चीज को समझता था, वो चीज की जगह पे वो बोल सकते थे कि मैं भारत देश की जो विचारधारा है उसको समझना चाहता, क्योंकि चीज जब आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि देखिए इनका माइंडसेट कंज्यूमरिज्म, ये बीजेपी का एक टेक्निक रहता है, वो उन चीजों पे अटैक करती है। और पॉलिटिकली मुझे लगता है ये सब होता है जब आप डायलॉग करते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं भेड़िए से चींटी हो गया, तो जब वो बोलते कि मैं भेड़िए से चींटी हो गया तो उसके लिए भी मतलब एक आएगा कि आप अपने आप को भेड़िया सम्मति, इससे अच्छा आप बोलिए कि मेरे अंदर जो
मतलब एक गुरूर था कि मैं सब समझता हूं, जब मैंने वहां से चला तो मुझे पता चला मेरा वो गुरूर टूट चुका था, या भारत ने मेरा वो गुरूर तोड़ दिया, भारत की जो विचारधारा है वो समझने में मेरा गुरूर टूट गया। तो या फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई। तो कुछ आपके जो मतलब आपके जो सेंटेंसेस आप जो बोलते हैं उसके ऊपर मुझे लगता है उसके स्पीच को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, और ये दिल्ली और मुंबई में बैठे नेता नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपको अगर ये स्पीच राहुल गांधी की फाइन ट्यून करवानी है तो गुजरात के उन नेताओं को पकड़िए जो कांग्रेस में रहे, जिन्होंने इस दिशा में ये विरोध सहन किया है। क्योंकि ये ऐसी बात हो जाती है, कोई पॉलिटिकल एडिटर दिल्ली और मुंबई में बैठा और उसको पता भी नहीं है कि प्रदीप सिंह चौहान का मामला क्या है, लेकिन वो बोलता रहता है कि पेन ड्राइव चली है, पत्रिका चली है, बीजेपी में प्रॉब्लम है। तो डोंट गो विद दोज लीडर्स हु आर इन दोज आइवरी टावर्स इन लुटियंस दिल्ली, प्लीज। अगर आपको समझना है तो गुजरात के उन नेताओं से मिलिए, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है और वो आपको समझा पाएंगे कि आपको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच मैंने सुनी उसमें एक बात क्लियर है कि उनको कोई कहने की हिम्मत नहीं करता है कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल कुछ शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए लोकसभा के फ्लोर के, गुड़ का गोबर, आई थिंक, आई डोंट नो दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने उस लहजे की जो भाषा होती है वो वहां पे की होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई हिम्मत कर रहा होगा उनकी स्पीच करेक्ट करने का। तो यहां पे हिम्मत का प्रश्न है, और यहां पे वो अकेले अपनी स्पीच अपने तरीके से दे रहे हैं, जो शायद उनको जो लोग गाइड कर रहे हैं वो दिल्ली मुंबई में बैठे आइवरी टावर्स में, जिनको पता नहीं गुजरात की धरातल की राजनीति जो एक सोशल इंजीनियरिंग की पूरी लेबोरेटरी है, वहां से जो लोग सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं, तो ये एक अलग तरीका है। तो ये बेसिक चीज है। महुआ मोइत्रा की स्पीच कल एकदम, क्योंकि वो एक फिनेंस का बैकग्राउंड है उनका, वो मल्टीनेशनल्स में काम कर चुकी है, तो अदानी के मुद्दे में जिस तरीके से वो आंकड़े फिगर देती थी, कल मणिपुर में जिस तरीके के मणिपुर के मुद्दे के ऊपर उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं, ट्रस्ट मी, ये आंकड़े ऐसे थे, उसकी स्पीच इतनी थंडरिंग थी कि वो आपको कन्विंस कर देगी कि बिल्कुल ये ऐसा कहीं हुआ नहीं और इतना एस्केलेट क्यों होने दिया आपने। तो ये सब सवाल थे। लेकिन इन सब के बीच मैंने जो देखा वो एक जुनून था हर एक लीडर की स्पीच में, चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, उनके साथ के जो हो, जैसे शिवसेना के एक नेता ने स्पीच दी थी, तो उसमें वो जुनून दिख रहा था। राणे ने जिस तरीके से बोल दिया कि आप अमित शाह को कुछ मत बोलिए, बैठ जाइए, कहीं ना कहीं वो अनपार्लियामेंट्री टोन भी था। मीनाक्षी लेखी ने भी बोल दिया था कि ईडी आपके घर ना आ जाए। तो ये क्लियर कट अब्यूज ऑफ पावर वाली चीजें वहां पे आपको लोकसभा के फ्लोर पे देखने को मिली है इस सेशन में। नो कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन आना था, और ये इस तरीके से इसका बेसिकली उसको फिजल आउट होना था, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिजाइन जो की गई है, जैसे मैंने कहा, वो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, क्योंकि साउथ में कल देखिए स्पीच में बहुत सारी चीजें, निर्मला सीतारमन जी की स्पीच भी आप देखिए, तमिल में उन्होंने कुछ भाषण किया, तमिल भाषा में, और तमिलनाडु को भी वू करने की कोशिश की उन्होंने, उस तरीके से जो बातें आ रही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बाद जो आईआईएमसी का मुद्दा आया, उसमें सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट किया, मनोज कुमार झा ने जिस तरीके से ट्वीट किया, और आज टेलीग्राफ की आप हेडलाइंस देख लीजिए, टेलीग्राफ का पूरा नैरेटिव देख लीजिए। तो एक तरफ सोशल मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी की हाल की जो विचारधारा है, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ये मानते हैं कि 2.25 घंटे का जो रिस्पॉन्स था वो एकदम पावर पैक, एक्शन पैक था। बहुत जिस तरीके से मतलब एक रिटोरिक्स जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने किए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जब 2.25 घंटे की हाउस में, तो मुझे लगता है उस दिशा में ये शायद कहीं फिट नहीं बैठता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, लियाम निसन और एंटोनियो बंडेरास की बात में जब कंपेयर करता हूं, तो वो एंटोनियो बंडेरास वाला मुझे कल फील उस स्पीच में आया कि यू कैन फेक इट टू द लेवल। हिमांशु भाई, 3 मुद्दे जी ये जंक्शन पे आपसे जी आपके कमेंट चाहिए। क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जी जो आई जी वो सरकार के सामने थी या लोकशाही के सामने? क्योंकि जिस तरह के व्यवहार हुए, जिस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर को वो मैदान पे जाके स्लोगन शाउटिंग करते हुए देखे, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जैसे कोई युद्ध करना हो,
तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके सामने थी? वॉज इट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के सामने नहीं थी तो फिर कायदों का पालन होना चाहिए था, नियमों का पालन होना चाहिए था। गृह चाहे संसद हो या असेंबली, नियमों से चलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गृह को चलाने की जिम्मेवारी सत्ताधारी पक्ष की है, विपक्ष की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था कि कल जिस तरीके से स्पीच पूरी जो एंड हुई और जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, उसको मैं कंपेयर करता हूं उस अदर मैन के उस एंडिंग के साथ, जहां पे एंटोनियो बंडेरास पूरी बात कह के चेक एंड मेट करते हैं और लियाम निसान पूरे चेस बोर्ड को उखाड़ के फेंक के चला जाता है गुस्से में, क्योंकि उसे पता है कि वो सही होने के बावजूद वो हार रहा है, वो हार गया है, और सामने वाला आदमी गलत होने के बावजूद जीत गया है और उसको चेक एंड मेट करके चला गया है। तो वॉर्स आर ऑलवेज फॉट साइकोलॉजिकली। तो कल ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम था। ये इसलिए है कि रूलिंग पार्टी के पास तो मेजोरिटी है, एट सम टाइम्स ब्रूट मेजोरिटी। तो अंत में तो दे विल हैव द लास्ट लाफ, उनको जो बोलना है बोल सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पूरी स्पीच में मिलता है, नहीं, मुझे लगता है पूरी स्पीच में मुझे लगता है पूरी स्पीच में सत्ता पक्ष के जो जितने भी मतलब सांसद वहां पे बैठे थे वो ज्यादातर या तो हुटिंग कर रहे थे या लाफिंग ही कर रहे थे। तो उसमें मुझे बिल्कुल अचरज नहीं है, क्योंकि एक तरीके से देखिए जो शैली थी स्पीच देने की वो एंटरटेनमेंट थी, वो बिल्कुल एंटरटेनमेंट। अगर आप बोल रहे हैं 17 साल में कुछ नहीं हुआ है और आपने इतना इतना किया है, आपने इतना इतना करना है, तो डेफिनेटली आपने इस क्राइसिस को जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो आंकड़े दिए उस पर आप गौर कीजिए। इस क्राइसिस को दुनिया में ऐसी क्राइसिस कहीं पे ट्रिगर नहीं हुई। अगर हम पैलेस्टाइन और इजराइल की बात करें, अगर हम पैलेस्टाइन और इजराइल की बात करें, तो दे आर एट अ वॉर, टू नेशंस। वहां पे एक महीने में 3000 हमले हुए हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, लेकिन ये उससे अलग है, ये एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। आज सिर्फ इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। जी बिल्कुल। तीसरा जो कायदा है, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ है, आप सुनिए तो, जब स्पीकर साहब का चुनाव होता है तब एक ओर से सत्ताधारी पक्ष के नेता और दूसरी ओर से विपक्ष के नेता दोनों इनको लाके कुर्सी में बिठाते हैं स्पीकर की, वो कहने ना मना करते हैं। ये एक सिंबॉलिक रिचुअल है। वो बोलता है कि ये अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे मेरे साथ, आप खुद अपने आपे में नहीं रहोगे, आप खुद नियमों का पालन नहीं करोगे, तो मेरे लिए ये देश चलाना संभव नहीं है। तो एक तरह से ये दोनों एश्योरेंस देते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम डिसिप्लिन रह के बिहेव करेंगे, नियमों को नहीं तोड़ेंगे, जो बात कहेंगे उसकी कोई वजह होगी। और फाइनली तो ये बात भी इंगित है कि रूह को काबू में रखने के लिए जब स्पीकर साहब खुद कोई निर्णय लेते हैं तो चाहे सही है या गलत, दैट इज स्पीकर्स डिसीजन और दैट इज ऑनर्ड टू, एंड इट गोज ऑल्सो इन द बुक ऑफ स्पीकर्स डिसीजन। मगर इसकी जगह अगर स्पीकर साहब ही लोकसभा का या राज्यसभा का बहिष्कार कर दे, नहीं आता। अब ये पहली बार देखा कि जब स्पीकर कहते हैं कि मैं नहीं आता, ये कोई छुपा छुपी का खेल तो है नहीं बच्चों का। देश की सर्वोच्च संस्था है डेमोक्रेसी की, काफी अपेक्षाएं हमें इनसे हैं, कई मुद्दे इनके सामने हैं। मणिपुर जल रहा था, कोई यूनिफॉर्म में हमारा जवान किसी को गोली मार देता है। नूह का मसला और भी अलग था। जिस तरह से आजकल छोटी छोटी बातों में
अराजकता खड़ी हो जाती है। तो ये देश में शांति बहाल करना, देश के नागरिक को शांतिपूर्ण जीवन नसीब हो, वो अपनी प्रवृत्ति आश्वस्त होकर कर सके, ये जो जिम्मेवारी है वो सरकार की जिम्मेवारी है, रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल ये जो 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 बिल्कुल ऑपोजिशन है उनको भी मर्यादा में रहना चाहिए, मगर ऑपोजिशन नहीं करेगा तो फिर मजा क्या है। और हिमांशु भाई, अगर हमारे शरीर में ऐसे भी फ्रिक्शन नाम का एक पदार्थ है, फ्रिक्शन अगर नहीं एब्सोल्युटली होता, फ्रिक्शन इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ एनर्जी, ट्रू। मगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप खड़े भी नहीं रह सकते थे। तो क्या आप फ्रिक्शनलेस सिस्टम की कामना करते हैं? नहीं, वो तो जिसको बोले फेक सर्किट बन जाएगी ना, सर्किट रहेगी नहीं। सर्किट का एक नियम होता है फिजिकल सर्किट का कि उसमें, और रेजिस्टेंस भी देखिए, रेजिस्टेंस कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सत्ता छोड़ दीजिए, ये सब वो बोल रहे हैं आप ठीक है सत्ता में, पर आप इसको एड्रेस कीजिए। आज देखिए जैसे कल जिस तरीके से मिजोरम वगैरह का उल्लेख हुआ, तो जो एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे उन्होंने ट्वीट किया है कि वी गॉट अ मेंशन बाय पीएम यूज ऑफ एयरफोर्स इन मिजोरम। Yes, we did about 40-50 sorties daily from 1967 to 73. We dropped hold your stomach sacks of rice, dal, sugars for civilians, and meat on hoof, crated chicken, crates of rum for army. तो ये हुआ है। देखिए जो अभी अभी सिविल सोसाइटी में क्या हुआ है कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कितना तथ्य है, लोकसभा के फ्लोर पे वो दूसरे दिन सोशल मीडिया उसको जस्टिफाई करेगा। और वहां के नेता इंद्रजीत कुंडू, उन्होंने भी ट्विटर पे ये चीज कही है कि आई एम फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम, आई एम ट्राइबल एमपी, ऑनरेबल एचएम सेड दैट ट्राइबल पीपल इन द मणिपुरा म्यांमारीज, वी आर नॉट म्यांमारीज, वी आर इंडियन, वी हैव बीन लिविंग देयर फॉर 200 years, says Mizoram's lone Rajya Sabha MP K Wanala who belongs to the BJP's NDA alliance from partner MNF। तो ये चीजें आप कैसे इसको एड्रेस, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मुझे समझना है, बिल्कुल समझना है। प्रदीप सिंह वाघेला का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में हुआ, कंट्रोल हो गया। मणिपुर जितनी बड़ी क्राइसिस तो नहीं थी, इमीडिएटली कंट्रोल हो गई। जैसे ही मीडिया में स्पिल आउट हुआ, एसओजी की बातें सामने आई, क्राइम ब्रांच की सामने आई बातें, तो पूरा का पूरा कंट्रोल इमीडिएटली हो गया। तो मणिपुर पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ड्रॉ करके बैठा है, नू पूरे भारत का अटेंशन ड्रॉ करके बैठा है। किलिंग ऑफ पीपल ऑन द ट्रेन बाय किलिंग ऑफ सुपीरियर ऑफ हिज ओन सुपीरियर बाय द रेलवे के जो पुलिस वाले थे उसके, वो पूरा का पूरा पूरे राष्ट्र में छाया हुआ है। और ये लोग ऐसा मतलब रेजिस्टेंस नहीं है उनका, एक समझने की कोशिश आप एड्रेस कीजिए। जो बेसिक थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी है, जो बेसिक सोशल फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी है, यूनिटी जो है भारत की, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात है उसकी बात, तो जब आप ये पूछेंगे तो आप बोलेंगे आपने ये किया था, आपने वो किया, ठीक है। हर कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता, जैसे रंग दे बसंती में वो डायलॉग होता है, लेकिन आपने एक अपेक्षा, एक आशा दी है पब्लिक को 2014 में उस प्लेटफॉर्म से कि ये अब ऐसा नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर तो पब्लिक आपको पूछेगी, उसके ऊपर नेता तो पूछेंगे। अब उसको आप अगर रेजिस्टेंस बोलते हैं तो रेजिस्टेंस बोल लीजिए, सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप उस कुर्सी पे बैठे और आप बोले कि मुझे कोई सवाल ना करे, आज्ञाकारी समाज बन के बैठे, तो वो होगा नहीं। आप भी एक जमाने में हेल्थ मिनिस्टर थे, आप लोगों से काम लेते थे, आपने H1N1 की सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया, आप टूरिज्म मिनिस्टर थे, टूरिज्म ईयर पूरा आपने सेलिब्रेट किया, तो आप अपने लोगों से काम लेने के लिए सवाल करेंगे, डायलॉग करेंगे, और कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो आप देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपके लोग आपके लोग भी आपको सवाल करेंगे कि कैसे किया जा सकता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप मुझे सवाल नहीं कर सकते। यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली कल यही हुआ, कल जो हुआ वो चेक एंड मेट कहां पे हुआ
वो चेकमेट इस तरीके से हुआ कि आपने जो जनमत का जो विश्वास है पब्लिक का हमारे ऊपर, उसके ऊपर आपने उंगली उठाई है। पब्लिक यही पूछ रही है। पब्लिक को आप अंदर आने नहीं देते हो पूछने के लिए। पब्लिक को एक बार अंदर आने दीजिए पूछने के लिए, पब्लिक भी यही पूछेगी कि जो 545 का कंसोर्टिया है उसमें पब्लिक नहीं आ सकती है पूछने के लिए। आपको एक बार आप गूगल मीट या जूम कॉल या इसके जरिए पब्लिक का एक पूरा टॉकथॉन कीजिए और फिक्स मत कीजिए। आपके ही कार्यकर्ता ऐसा मत कीजिए। 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट के ऊपर अब आप जीएसटी लेते हैं तो पब्लिक पूछना चाहती है दुनिया में ऐसा कौन सा धंधा है जो एक साइन करके आप 9% से लेके 50% तक कमा सके। उधारी में बेचा है तो भले बेचा, हमारा पैसा हमको पहले दे दो। पब्लिक पूछना चाहती है, बिल्कुल पूछना है। पब्लिक अलाउड नहीं है। पब्लिक का ये सवाल है तो ये पब्लिक की तरफ से ये लोग, तो आप क्या पब्लिक अगर आपको सवाल करेगी तो उसको रेजिस्टेंस मानेंगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, दिस इज बेसिक क्वेश्चनिंग। महंगाई है क्यों है, किस वजह से है? बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, क्यों नहीं है? बेसिक मुद्दे हैं। आपके कार्यकर्ता जो थोड़े सालों पहले आपकी पार्टी में आए थे, जिनके खाने के भी वांदे थे, आज वो मर्सिडीज बेंज और ऑडी में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई? क्यों पुल पे मतलब क्रैक्स है? जहां के चीफ मिनिस्टर सिविल इंजीनियर हो, उस राज्य के पुल्स और रास्ते में क्रैक्स क्यों पड़ने लगे हैं? क्लाइमेट चेंज है, सही बात है, बारिश इतनी होती है, सही बात है, लेकिन क्या उसके लिए आपके पास कोई डिजाइन है? सॉरी हिमांशु भाई, क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये पॉलिटी का जो यही भी लेख है, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ कहने का मतलब इन दिस कंट्री। तो अगर आपको क्लाइमेट के अनुसार आपको मिक्स डिजाइन करना चाहिए, इसमें है क्या? कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब मेरा यही है कि क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है आपके स्टेट के पास, तो उसको भी कंसल्ट कीजिए जब ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, और उसको एड्रेस कीजिए, उसका फोरकास्टिंग सिस्टम बनाइए। कहने का मतलब मेरा यही है। आप क्लाइमेट चेंज को भी मुद्दा मत बनाइए कि क्लाइमेट चेंज है तो ये नहीं हो रहा है। मतलब आपके जो लोग हैं सोशल मीडिया पे जो ट्रोल करते, ये करते, वो करते सिंह, और आजकल तो ये एक नया फैशन शुरू हो गया है कि आप कहीं पे बात करें कुछ तो बोले आपकी विचारधारा लेफ्टिस्ट है। आपकी एक डिबेट में हुआ था तो मुझे बोलना पड़ा कि भाई साहब आपको मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है, मैं 1952 जहां से बीजेपी का पहला दीपक जला था उस शहर से आ रहा हूं। मुझे ये जो ओटला परिषद होती थी राजपूत परा में, वो कैसे होती थी, लोग कैसे बैठ के लोगों को मदद करते थे, ये मैंने देखा है। मैंने स्वर्गीय श्री चिमन काका को मैं मिला हूं 2 बार, उनसे बात की है एक विद्यार्थी के तौर पे, तो मुझे पता है आपकी विचारधारा क्या थी। तो मेहरबानी करके इस दिशा में मत लेके जाए, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो 50 साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस, और जब कांग्रेस की सत्ता थी तब यहां पे बैठा था, तो मैंने बीजेपी की विचारधारा को बहुत नजदीक से देखा है। जनसंघ की, हिंदू महासभा की जो विचारधारा थी आखिरी के इंसान तक पहुंचने की, वो विचारधारा को मैंने महसूस किया है। रात को अगर बस ना हो, राजपूतपरा में सामने चिमन काका का घर था, वहां जाके 20 लोग जाके बोल दे कि गोंडल की बस नहीं है, तो चिमन काका लैंडलाइन वाले फोन से फोन घुमा के बोलते थे और बस लग जाती थी। आज मुझे पता है ये एक्स चीफ मिनिस्टर का शहर है, सेल फोन घुमा के कोई एक बस लगवा दे, नहीं हो सकता है। तो ये हमने देखा है बीजेपी का ये स्वरूप, और आज जो देख रहे हैं वो भी अलग है। ये सोशल इंजीनियरिंग वाला स्वरूप है, वो लोगों के बीच एक सोशलिस्ट के तरीके से लोगों को मदद करने का स्वरूप था। नहीं, प्रश्न ये नहीं है हिमांशु भाई, प्रश्न ये है कि आप जैसे जानते हैं कि मैनेजमेंट का डिक्टम है, हेराल्ड जेनिन ने शायद कहा है कि लार्जर इज द सिस्टम, लार्जर आर द लेयर्स ऑफ इनएफिशिएंसी। सो जितना बड़ा सिस्टम आप कमांड करते हो उसमें तो आपके लिए 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। आप कहीं गलती करने की आपके लिए जगह ही नहीं, प्लेन क्रैश हो जाएगा। और हमारा उल्टा हो रहा है, अभी अमृत काल चल रहा है या राहु काल चल रहा है, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आती उसमें। मगर देखिए साहब, अमृत काल चल रहा है, बराबर है, अच्छी बात है, ये एक अच्छा सेंटीमेंट है, लेकिन अमृत काल में अगर मणिपुर जैसी घटनाएं होती है और कोई बोलता है मैरी कॉम, जो आपके
विचारधारा से जुड़े हुए एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो इतने मेडल्स लेकर आए इस कंट्री के लिए, वो अगर बोल रहे हैं कि मेरा स्टेट जल रहा है, तो प्लीज आप उनकी बात तो मानिए, हमारी मत मानिए। चलिए, आपके लोग, आपने जिन लोगों को सराहा है, आपने जो ये सिस्टम दिया है कि आप सीधा जाके वेबसाइट पे आप अपना प्रश्न लिख दीजिए। एमपी ने जो बात कही लोकसभा में, लोकसभा के फ्लोर पे, वहां के एमपी ने, जो कि रूलिंग पार्टी के एमपी है, जो बात कही उन्होंने कि क्या हो रहा है मणिपुर को आज, और आप क्यों इतिहास भूल, आप नॉर्थ ईस्ट का जो योगदान है, पूरी जो इंडियन नेशनल फोर्स जो सुभाष चंद्र बोस बाबू ने जो क्रिएट की थी, आजाद हिंद फौज, उसमें उसका उस क्षेत्र का योगदान है। वहां के जो लोग हैं वो उतने सालों से वहां थे, वो उनका योगदान क्यों भूल रहे हैं आप सब भूल जाइए। फिलहाल जो हो रहा है जिस तरीके से, ठीक है आप कंट्रोल, आप बोल रहे ड्रग्स वाले आ गए, ये वाले, कंट्रोल कीजिए बॉस। यू कैन नॉट हैव a reason saying कि these are these people and we are sorry, we are not in a position to control, extremely sorry, कंट्रोल कीजिए। See, मैं बहुत क्लियरली मानता हूं, मैं बहुत एग्जैक्टली, गवर्नमेंट मस्ट गवर्न, एंड स्टेट के पास बहुत पावर है। और मैं एक चीज बहुत क्लियरली मानता हूं, जो भी हो, आज भारत के पास अगर आप उसको एक राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो आज ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो, जिसको बोले एक नजरिया है भारत के लिए, वो क्यों बदला है ये भी समझना पड़ेगा आपको। एक जमाने में जैसे रशियन इन्वेंट्री पे हम जीते थे, रशियन पुर्जे, स्पेयर पार्ट पुर्जे, उनके भगवान ही मालिक उसका, ऐसे प्लेन्स, ऐसी सब चीजें, हम 60% हमारी रशियन इन्वेंट्री थी, उसमें इस देश ने मतलब सस्टेन हुआ है ये देश। आज ये देश का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसका फायदा उठाइए। प्लीज डोंट गो डाउन इन द हिस्ट्री as one of the leaders who spoofed up the things when you had an opportunity. You have an opportunity. My point is that. And people have voted you because public को एक भरोसा है आप में, और जब भरोसे के मुद्दे पे कोई बात करता है तो उसको ट्विस्ट करके मत रखिए ना आप। उसका एक गवर्नमेंट है आप, मेरा कहने का मतलब ये, वो जो है ना, एक जनाजा थोड़ी है जो लेटे हो कुर्सी है, उतर जाइए भाई। आप गवर्नमेंट, तो उतर के चल दो और काम शुरू कर दो, एज सिंपल एज दैट। मौका है भारत को, अगर आपको ले जाना है उस दिशा में तो मौका है। लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला इंटरनेशनली भी अप्लाई करेंगे कि क्राइसिस होने दीजिए, ट्रिगर कीजिए, क्राइसिस होने दीजिए, एस्केलेट होने दीजिए, कंट्रोल करेंगे और बाद में पॉलिटिकल एंड ब्राउनी पॉइंट स्कोर करेंगे, तो आज हालात ये कि नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से, मतलब आर्मी और पुलिस के बीच जो स्टैंड ऑफ है, क्या ये अच्छे निशान, मतलब ये अच्छे कुछ इंडिकेशंस लग रहे हैं आपको? आई एम सॉरी, नहीं है। इट्स अ ह्यूज border line which you need to guard. You need army over there. You don't need army on such things. You don't need waste resources on such areas. देखिए, जातिवाद का जहर सब जगह पे फैला है, उसका बेनिफिट मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही, किस हिंदुस्तान के किस कोने में जातिवाद का जहर नहीं है? सब जगह पे। आप बंगाल के किसी गांव में चली जाइए है, गुजरात के किसी गांव में चले जाइए, पंजाब के किसी गांव में चले जाइए है, नॉर्थ के, साउथ के, वेस्ट के, ईस्ट के, मध्य भारत के, कहीं पे भी चले, जातिवाद एक सिस्टम की एक प्रणाली का है जो सालों से स्क्रिप्चर्स में जिस तरीके से लिखा गया है। लेकिन उसका बेनिफिट तो मत लीजिए। लोगों को मतलब अंदरूनी लड़ाई हो ऐसा तो मत कीजिए एटलीस्ट। उसके ऊपर तो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना बंद कीजिए, कहने का मतलब ये। और ये रेजिस्टेंस नहीं है साहब, अगर कोई ये बोल रहा है आपको, तो जातिवाद है ठीक है, लेकिन अगर देश की बात आती है तो वो सबसे ऊपर है। मैंने करीब 30 साल असेंबली में बैठ के गुजारे हैं। ज्यादातर आप ही को और सौरभ भाई को ही जवाब देते हुए देखा है। ज्यादातर आपको और सौरभ भाई पटेल को ही जवाब देते हुए देखा है, सुना है हमने। आप सुनिए तो, उस समय भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी।
आपको शायद गुजरात की असेंबली का सबसे ज्यादा कलंकित प्रकरण सुरेश मेहता सरकार के समय में जो असेंबली में खुले हाथों की मारामारी हुई थी, जी आपको स्मृति में होगा। मगर जी ये एकाध एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली जो मुखिया है, ग्रुप के नेता है, देखिए मुख्यमंत्री को ये पार्टी के नेता वो पार्टी के नेता नहीं कहा जाता, उनको ग्रुप के नेता कहा जाता है। बिल्कुल। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ग्रुप के नेता है। तो वो कभी भी कुछ भी हल्ला गुल्ला हो, मैंने 2 लोगों को कभी दमारबाजी में भाग लेते नहीं देखा। एक जो गुरु का नेता है, मुख्यमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अपनी गरिमा बिल्कुल बरकरार रखते हैं। हाँ, जब उनकी जवाब देने की बारी आती है, बिल्कुल मर्सिलेसली ही विल whip the opposition on some of the allegations which are not so correct. Now, where are we going? What is this democracy? I mean, that is what I नहीं asked सर, you first question. That was नहीं it सर, ये न्यू a नॉर्मल। motion of no confidence against the government in power, or was it a motion of no confidence against the democracy itself? द प्रॉब्लम्स विच आर देयर टुडे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए था कि आप गवर्नेंस में बैठे हो, ये प्रॉब्लम्स है, या तो आप मतलब सॉल्व कीजिए या इसका कुछ निराकरण लाइए। बात इतनी ही है, बाकी कुछ नहीं है। नो कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं है, पब्लिक को कोई भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यात्रा धाम के विकास हुए, नो डाउट अबाउट इट, रास्ते अच्छे हुए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, आपके हाईवेज वगैरह जो भी है अच्छा है, ठीक है। रेलवेज आपने लोगों को फील आए ऐसा रेलवेज बना दिया है, महंगा है, ठीक है, एट पार विथ एयरलाइंस हो गया, अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो ठीक है। लेकिन जो मुद्दे हैं, पब्लिक में एक डर बैठ जाता है। ट्रेन में आप ट्रैवल करेंगे, कोई आके आपके साथ बात करेगा और कोई आके मतलब बंदूक की गोली चला देगा, मैन इन यूनिफॉर्म, तो ऑब्वियसली सवाल तो करेंगे ना लोग। सवाल नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। आप ये कहोगे कि डे बाय डे वी आर becoming increasingly a population which is short tempered, which is having some jalan from within, and which doesn't talk peace. Everything, the answer they find in violence. मैं कल मेडिकल स्टोर पे गया था, राजकोट में मैं हूं फिलहाल, मैं मेडिकल स्टोर पे गया था, मैं वापस रास्ता क्रॉस करके आ रहा था, तो एक तरफ से मतलब रास्ते से मुझे इस तरफ जाना था, तो यहां से गाड़ी आ रही थी। अब एक गाड़ी एकदम तेज से आई, रुकी, तो मैंने पीछे से टर्न लेके, मतलब थोड़ा वो आ गया, तो वहां से टर्न लेके आगे से मुझे निकलना था ऐसे, तो मैं ऐसे पीछे से टर्न लेने गया, सामने से एक 16 साल का ही शायद बच्चा होगा, एक बुलेट 350 सीसी लेके का आया, और मैंने अपने आप को ब्रेक कर दिया, लेकिन उसने गाली देके वो चला गया वहां से। एक तो रॉन्ग साइड में वो था, आप समझ लीजिए, बराबर है। तो ये पब्लिक हो गई है, डिसिप्लिन नहीं है इसमें। और मुझे जो मैं देख रहा हूँ, शायद जो मैं देख रहा हूँ, स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और देखते हैं कि इनके नेता लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और दूसरा मैं जो देख रहा हूँ, अपना पापा और चाचा गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर क्या संस्कार लेके जाएंगे? आज जिस तरह का माहौल है, वो माहौल ही इस तरह की बातें सिखाता है। दूसरा मैं जो देख रहा हूँ कि जो नहीं, दूसरा एक और बात, दूसरा मैं जो देख रहा हूँ, जो बच्चे, मैं जो बोल रहा हूँ 16 साल के बच्चे, वो शायद स्कूल नहीं जाते हैं, वो उनकी जगह पे कोई डमी विद्यार्थी बैठता है परीक्षा में, और ये सब, ये बेसिक स्कूल एजुकेशन मुझे लगता है कहीं मिस आउट हो रहा है इन लोगों में। जो ये मसल पावर वाले जो आ जाते हैं ना सीधा लड़ाई करने के लिए, उनमें बेसिक स्कूलिंग का अभाव मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। और आप एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, गुजरात में कुछ ऐसे लोग भी है जो मतलब सेलिब्रेटेड, जिसको बोले राइटर्स वगैरह, जो बोलते कि हम स्कूल नहीं गए, लेकिन उनमें कंपटीशन की भावना है ही नहीं। जो स्कूल नहीं गया होता है या स्कूल जाके कभी सही में नहीं किया है स्कूलिंग, उसमें कंपटीशन की भावना कभी नहीं होती, वो कंपटीशन खत्म करने की बात करता है।
वो सीधा कुछ भी कोई अगर लिखता है उसके फेसबुक के वॉल पे तो सीधा उसको चिटक जाता है और सीधा मतलब उसी भाषा में उसी लेवल पे गाली गलौज पे आ जाता है। तो मुझे लगता है स्कूल में अगर आपने स्कूलिंग सही तरीके से नहीं की है, भले आप अच्छे विद्यार्थी ना हो, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, जरूरी नहीं आप मेरिट में आओ, लेकिन एक बेसिक स्कूलिंग आपने सीखी है, आपने रिस्पेक्ट करना सीखा है, टीचर्स ने आपको रिस्पेक्ट करना सिखाया है, आपकी फैमिली में एक वैल्यू सिस्टम है, तो मुझे लगता है वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है। अगर यही चीजें नहीं है तो वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। मेरा तो मुझे मेरा लग एक रहा है ये आखिरी सोसाइटी इस क्वेश्चन है, दिशा में जा रही आपको एक आखिरी क्वेश्चन है है। जी। कि जिस तरह से हम आजकल यूथ विंग जो पॉलिटिकल पार्टी की है उनको बिहेव करके देखते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं लोग, जो जिन्यून है वो तो दूर रहते हैं, मगर जो यहाँ वहाँ इकड़म तिकड़म करके कुछ न कुछ बन जाते हैं, वो इनके साथ अपना ट्रक लगाते हैं। जो समय है उनके लिए पढ़ने का, वो पढ़ते नहीं है। और अपना देश, दुनिया आगे बढ़ रही है क्योंकि ज्ञान आजकल ये एक ही शस्त्र है जो आपको आगे ले जा सकता है। और हमारा देश, एक अफसोस की बात है कि हमारा देश पिछड़ता जा रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गोइंग It's to deteriorating. It is deteriorate. deteriorating. So, I mean, where are we going? And the largest democracy in the world, the most populated country in the world, what kind of uh, tranquility, what kind of balancing you are going to provide to the societies or other nations who are not so tranquil? कैसे करोगे आप ये? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं इसको इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा कि भारत के पास ना कोई तेल के कुएं, ना कोई बड़ी कोयले की खदानें हैं, ना सोने की खदानें हैं, ना नेचुरल रिसोर्सेज उस लेवल पे है। भारत के पास जो ताकत है वो उसका युवा धन है। और भारत के पास बेसिकली जो मैकाउले ने जो एक एजुकेशन सिस्टम दी थी, वो एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि अगर आपके घर कोई इंक्वायरी करने के लिए आता है तो आपको एक बेसिक पर्चा जो देगा वो भी आपको समझ आता है कि इसमें क्या लिखा है। तो वो एजुकेशन सिस्टम एक बेसिक जो होता था वो था, भले कोई एक्सपर्ट ना हो, लेकिन अगर आप धंधा करते हो और आपको सेंट्रल एक्साइज से नोटिस आती है तो आपको समझ आता है शो कॉज नोटिस है, नोटिस है क्या है। इनकम टैक्स से कोई नोटिस आती है तो आपको समझ, तो बेसिक एजुकेशन जो था वो बेसिक एजुकेशन वाला चीज था। आज माहौल क्या ये समझने की कोशिश की, भारत की जो ताकत है वो उसका युवा धन है, उसके रिसोर्सेज है। तो ये सब जो चीजें हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि उस युवा धन को उसके मोबाइल फोन के अंदर या उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कचरा मिलता है वो उसे मेंटली वीक कर रहा है। मीडिया जो दिखाता है वो नफरत दिखाता है। ओटीटी एंड इंटरनेट इज स्प्रेडिंग सेक्स, वायलेंस इज हैपनिंग आउटसाइड, फूड इज गॉन कंप्लीटली। जो एक हेल्थ ड्रिवन जो एक फूड हुआ करता था एक जमाने में, सीरियल्स पल्सेस जो खाते थे लोग, वो आज कन्वर्ट हो गए हैं फास्ट फूड में। इन दैट मतलब जिसको बोले प्लांट मैन्युफैक्चर्ड फूड, पीपल ईट लेस फ्रॉम प्लांट्स एंड मोर फ्रॉम पैकेज इन प्लांट्स बेसिकली। तो ये मुझे लगता है जो भारत का एक रिसोर्स है उसको खत्म कैसे किया जाए, इस दिशा में पूरा प्रयास है। क्योंकि मैं कंटेंट को जिस तरीके से देखता हूं, मैं कंटेंट को जिस तरीके से देखता हूं, कंटेंट में जो चीजें आती है और जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है, जो केसेस हो रहे हैं रेप के, मोलेस्टेशन के, ये हिम्मत इन लड़कों में आती कहां से या इन लड़कियों में आती कहां से? तो ये कचरा आपको इंटरनेट देता है, इंटरनली घर में जब होते हो तब, और बाकी बाहर जो है वो वायलेंस वाली चीजें है। तो एक तरीके से जिसको देखे ज़ॉम्बीज बना रहे हैं हम लोग। तो डाउन टू द लाइन क्या है, ये टेक्नोलॉजी टाइकून्स जो है वो हमारी जो प्रजा है उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी का गुलाम बनाना चाहते हैं, या इंडिया के ऊपर उस तरीके से रूल करना चाहते हैं कि इनको बेसिक खाना पीना दे दीजिए। अगेन लाइक मैकाउले, बेसिक एजुकेशन था, बेसिक खाना पीना दे दीजिए, इनको आप ले जाइए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम में। मतलब
कई ऐसे विचारक, ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने बातचीत की है कुछ सेशंस में, तो मुझे लगता है उन लोगों का कहना है कि हर कोई सुखी होगा आने वाले दिनों में, लेकिन दे वोंट बी ओनिंग एनीथिंग। मतलब व्हीकल भी आप ओन नहीं करोगे, आप ओला उबेर या ये जो भी टैक्सीज वगैरह है वो आप कार में जाओगे आओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे आओगे, ओनरशिप नहीं होगी, लेकिन हर कोई सुखी होगा। तो क्या ये इस दिशा में मतलब लोगों को एक जो सोशल एक्सपेरिमेंट जिसे मैं कहता हूं, या जो सोशल एक्सपेरिमेंटिंग हो रहा है कि आपने कढ़ाई के अंदर मेंढक को डाल दिया है, पानी डाल दिया और पानी का टेम्परेचर आप धीरे धीरे लेके ऊपर जा रहे हैं कि हत्याएं तो होगी आपके आसपास, घर से बात मत निकलिए, जो काम मिलता है खुश रहिए, जो खाना मिलता है खुश रहिए, सरकार जो देती है उससे खुश रहिए, जो पैसा मिलता है उससे खुश रहिए। ये बात सॉल्यूशन नहीं है हिमांशु भाई। मेरा कहने का मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। हम जो बोते हैं वो इतना घटिया किस्म के बीज बोते हैं, फिर उसको इतनी घटिया किस्म की वो कैल देते हैं कि वो जो भी पाक आएगा वो बर्बाद करने वाला ही होगा। क्या आज तो जैसी खाद डालेंगे तो जैसी अपने बच्चे डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन को डिटेरियोरेट होती देख रहे हैं, क्या ये देश डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की आइडियल इंस्टीट्यूशन हो सकेगी? क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भगवान ये देश में बहुत क्लियरली आपका जो एक सेंटेंस है उसके ऊपर से लेके चल रहा हूं, वी आर अ फेटालिस्ट पब्लिक, वी आर फेटालिस्ट बाय नेचर। ये देश बिल्कुल अगर कोई बोल रहा है तो भगवान ही चला रहा है, क्योंकि देखिए इस लेवल का मतलब अकाउंटेबिलिटी है तो उसमें क्या है, मतलब यू कैन नॉट बैंक ऑन एनीबॉडी, ये भगवान ही चला रहा है, नेचुरली ये सिस्टम चल रही है। आपकी बात अच्छी लगी मुझे, क्योंकि भगवान ये सिस्टम नेचुरली चल रही है, क्योंकि एवरीबडी इज बिकमिंग नहीं एक मिनट मैं बताता हूं क्यों ये सिस्टम में सब किसी कोई अकाउंटेबल नहीं है। एक बंदा गाड़ी चलाता है, 9 लोगों को उड़ा के चला जाता है एसजी हाईवे पे, ट्रैफिक के कैमरास नहीं है, वो बोलते हैं नहीं है, क्यों भाई नहीं है, बोले नहीं एनएचएआई और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट है कि इसका लाइट का बिल कौन भरेगा, लाइट्स नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? क्या कोई आईपीएस ऑफिसर जो उसके लिए जिम्मेदार थे उस ट्रैफिक के लिए, उन्होंने कमिश्नर को कहा था कि यहाँ पे कैमरास लगाने, क्यों दूसरे दिन कैमरास लग गए इमीडिएटली? तब तो कोई मुद्दा नहीं आया। फिर क्या उस कमिश्नर के पास गया था प्रपोजल, उन्होंने मना किया था कि नहीं इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, और ऊपर गया था डीआईजी के पास, या डीआईजी ने बोल दिया कि होम सेक्रेटरी के पास जाएगा, होम सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर को दिया, होम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को दिया, चीफ मिनिस्टर ने एनएचएआई के ऑफिशियल्स को, किसका अकाउंटेबिलिटी है? 9 लोग मर गए, हु इज अकाउंटेबल? सो दिस कंट्री इज अ फेटालिस्ट कंट्री, अ फेटालिस्ट नेशन, भगवान के ऊपर ही चल रहा है, झटका लगता है तो दूसरे दिन सब केबलिंग हो जाता है। Borrowing from your own statement, I would rather pray that the God takes care of us. मैं वो इंतजार में रहूंगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही होगा। मैं मानता हूँ कि समय आगे हमें परमिशन नहीं देता। बिल्कुल आज यहाँ रुकेंगे। इस देश में जिस तरह से हालात बहुत ही बदलते जा रहे हैं, हमें कई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अक्सर ये मैं कभी कभी निराश भी हो जाता हूँ कि ये अरण्य रुदन जो हम करते हैं उससे किसी को कोई निस्बत है या नहीं है? नहीं, बहुत ही खराब परिस्थिति ये है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये डेमोक्रेसी में एक चीज आपको बिल्कुल आने वाले समय में, जो मतलब थी एक जमाने में, आज के आने वाले समय में आपको लानी पड़ेगी विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। 2.5 लाख की सैलरी आप ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या है उनकी? नेता जो इतने बैठे इतनी सैलरी लेते, देखिए ये सब क्या है, ऑप्टिक्स बिल्डिंग हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देयर इज अ सोल्जर ऑन द बॉर्डर, he thinks himself to be accountable that I cannot let an enemy get in because I have to protect the motherland and myself. I think the soldier in uniform is accountable for this nation if we are sleeping with peace. Where is the accountability? My biggest question is that. हमारे एक दोस्त कंपटीशन आपने खत्म कर दिया है, कंपटीशन आपने खत्म कर दिया है। कंपटीशन सरकार में तो नहीं होती है,
मगर नहीं तो वही तो हमारे बता रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हमारे दोस्त कहा करते थे लाइटर वेन में कि सरकार है, सरकार में जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा काम मिलता है और अंत में चार्जशीट मिलता है, और सरकार में जो सर काम नहीं करता है उसको कोई काम नहीं देता और वो आराम से निवृत्त होता है। सर ये बेसिक थिंग मैं कल्चर आपको हमने बताऊं, क्रिएट किया है। बेसिक चीज मैं आपको बताऊं, बेसिक चीज है। मैं वो करके खत्म करना चाहूंगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितना पुराना कंट्री होगा? फाउंडेड इन 1971, 52 years old country. Look at Dubai, air conditioned bus stands, supermarkets having free food for the people who can't afford it, and इससे other कोई things I am फायदा not नहीं even है। talking. यू डू नॉट Any other यू डू things, नॉट other things I मैं am not हिमांशु talking. भाई, मैं Other things I am not बेसिकली talking. बेसिकली मूलतः वहाँ डिफर करता हूँ। आप चाहे इंग्लैंड से देखो, अमेरिका से देखो, रूस को देखो, दुबई को देखो, सिंगापुर को देखो, यू कैनॉट बी देयर। भारत को भारत बन के आगे आना है। मैं वही आपका बताना चाहता नेशनल हूं। तो कल्चर, आप विकास आपका और आपका आप जो आपका तो नेशनल कहने कल्चर का होना चाहिए, आपकी तो नेशनल कहने का प्राइड होनी चाहिए। तो, हमारे तो पास न तो कहने का नेशनल मतलब कल्चर है, न तो नेशनल प्राइड है। तो और कहने झंडा का मतलब मेरा फहराने यही से है। प्राइड आ जाती है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि खिचड़ी खाने वाली इस प्रजा को 5 स्टार के सपने दिखा के बाद में खिचड़ी को नेशनल फूड ही तो आपको डिक्लेयर करना पड़ा ना भाई। यही प्रजा बाहर जाती है, अच्छे से अच्छा काम करती है। तो एग्जैक्टली तो यही आपको करना है। और हमने तो हमने लोकशाही का मतलब निकाला है। डेमोक्रेसी हैज बिकम ए पासपोर्ट टू मिसबिहेव। ये and शायद otherwise करेंगे otherwise चर्चा also आगे, आगे चल के ये मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, or आप otherwise पधारे also a fantastic I mean I would like to end with one sentence. I would like to end with one sentence. Otherwise also democracy is a huge machinery operated by the pygmies. So I mean you understand what it is. जो भी है ये देखिए, या The तो order आप the order of the world the order of the world आप the order of the world या merely तो consists in the most the order of the या world तो merely आप consists in the most intolerable disorders. So let us be happy with these disorders. या तो आप डिस्ट्रक्शन के रास्ते से कंस्ट्रक्शन की ओर जाओ, या बेटर कंस्ट्रक्शन के रास्ते से कंस्ट्रक्शन की ओर जाओ। जी बिल्कुल मगर कंस्ट्रक्शन को, नई चीज हैपनिंग को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। इस रास्ते हम जा रहे हैं। मिलेंगे हेमंत भाई, थैंक यू वेरी मच, आप थैंक यू पधारे। थैंक और यू थैंक यू। आपके आपके जो मैं कहूँगा कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, स्टडी एंड टू सम एक्सटेंट रेडिकली। जब तक अलाउड है तब तक तो डिस्कशंस करते रहे और क्या। नहीं नहीं, वो जो भी है हम करते रहेंगे। वो बिल्कुल जो हमारे पास है हम देते हैं, नहीं है तो नहीं देते। मगर बिल्कुल। धन्यवाद, देते रहेंगे। धन्यवाद और आपका आप भी और हम आपके लोगों दर्शकों का का भी। जी जी धन्यवाद, शुभरात्रि। धन्यवाद थैंक यू।